ओके गाइस, हम लोगों ने कल सेंट्रीफ्यूगल शुरू किया था। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका काम होता है पानी को एक टैंक से दूसरे टैंक तक पहुंचाना। ये पानी को हेड प्रोवाइड करता है। हमने इसका कल वर्किंग समझा था कि एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पिक्चर में आता है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आई ऑफ इंपेलर पे वैक्यूम बनता है और वही वैक्यूम नीचे की टैंक से पानी को लेके ऊपर के टैंक तक पहुंचाता है। एक बार डायग्राम फिर से चेक कर लो और फिर आपको एक छोटा सा एनिमेशन भी दिखा देता हूँ तो आपको एग्जैक्टली एनिमेशन दिखेगा। ओके, ये आपके सामने पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है। उसके बाजू में सिर्फ और सिर्फ पंप है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टैंक से पानी नीचे से खींचा जाता है और वो डिलीवरी टैंक में पहुंचाया जाता है। ये नोटेशन जो है HDHS, ये पंप के इनलेट से, ओ भाई कैसे कर नाम लिया मैंने नाम दिखा ही नहीं। व्यवस्था। अच्छा हुआ ऐसा ही रखो, थोड़ा मजे हमें भी लेने। आएगा, सुन दे गाइस। हम लोगों ने देखा था कि कैसे पंप के इनलेट का ये हिस्सा है, पंप के आउटलेट का ये हिस्सा है। पंप का जो केसिंग होता है वो वॉल्यूट केसिंग होता है। एक एक करके चीजों को समझाता हूँ और इसको एक बार क्विक रिवाइज करवाता हूँ और फिर एनिमेशन पे जाना है। गाइस, आप लोगों को मेजर जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई ये सक्शन जो पाइप है ये पंप के इनलेट को जहां पे अटैच होती है उसको आई ऑफ इंपेलर बोलते हैं। ये कुछ ऐसा होता है, ये होता है आई ऑफ इंपेलर और यहाँ से पानी डायरेक्टली इंपेलर को टच करता है। इंपेलर मतलब ये रोटर ही होता है। इंपेलर में पानी इंपेल होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी उसको मिलता है इंपेलर के थ्रू, मतलब पानी को काइनेटिक एनर्जी मिलता है इंपेलर के थ्रू। आप अगर ध्यान से देखो तो इंपेलर का क्रॉस सेक्शन देखो, यहाँ पे छोटा रहता है, यहाँ पे बड़ा रहता। इसका मतलब क्या है, अगर पानी यहां से यहां जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अबे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा और प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता, एरिया बढ़ता तो प्रेशर बढ़ता, वेलोसिटी घटता। याद है? मतलब उसको वेलोसिटी मिलेगा इंपेलर के थ्रू, इंपेलर ही उसको वेलोसिटी दे भी रहा है, लेकिन इंपेलर के क्रॉस सेक्शन के इस शेप की वजह से वो जो काइनेटिक एनर्जी उसको मिला है, किससे? इंपेलर से ही मिला है, वो उस इंपेलर के ही क्रॉस सेक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रेशर एनर्जी। मतलब इन शॉर्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इंपेलर है, ये इंपेलर क्या करता है? ये इंपेलर क्या करता है? इंपेलर बोलेंगे कोई? वेलोसिटी कम करता है। मैं इसको शेयरिंग से हटाता हूँ जरा सा, क्या आ गया ये? वो पुराना वापस से दिखा रहा है। ओके, देखना है ऐसे। क्या बोला मैंने यहाँ पे? इंपेलर यहाँ पे सक्शन के थ्रू पानी को खींचता है और इंपेलर के ब्लेड की वेलोसिटी के कारण पानी को वेलोसिटी मिलता है और जैसे जैसे वो पानी आगे बढ़ता जाता है फ्रॉम इनलेट ऑफ इंपेलर टू आउटलेट ऑफ इंपेलर, तो क्योंकि ये देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन रिलेटिवली छोटा है और पीछे क्रॉस सेक्शन रिलेटिवली बड़ा है। यहाँ क्रॉस सेक्शन छोटा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है। यू कैन सी एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। अल्टीमेटली पंप का काम होता है पानी को प्रेशर हेड प्रोवाइड करना। उसको टर्म दिया गया है मैनोमेट्रिक हेड। ओके, उसके कहते हैं मैनोमेट्रिक हेड। पंप का काम है पानी को मैनोमेट्रिक हेड प्रोवाइड करना। वॉल्यूट केसिंग भी अगर ध्यान से देखो तो उसका वही पर्पस होता है। वॉल्यूट केसिंग कैसा होता है? इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का होता है। तो क्या होता है, जब जब सब पानी को यहीं से जाना है तो सारे पानी जब इकट्ठा होने लगते हैं तो वहां पे स्पाइरल केसिंग का पर्पस होता है वेलोसिटी सेम रखना, लेकिन वॉल्यूट केसिंग का काम होता है कि भाई जो भी काइनेटिक एनर्जी पानी का है उसको प्रेशर में कन्वर्ट करो, इसलिए वो रिलेटिवली ज्यादा क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ता जाता। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता एंड क्योंकि क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाता इसलिए पानी का प्रेशर बढ़ता जाता। तो पंप इन शॉर्ट अपने शेप के कारण पानी जो उसके अंदर एंट्री मार रहा है उसका प्रेशर बढ़ाता। मैंने जो बताया कोई मुझे एक्सप्लेन करके बता सकता है वापस? करण भाई?
मैं जो काम का था मैं रिकॉर्ड कर चुका, डोंट वरी। नोजल का काम क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ाना। वो क्या करता है, किस एक्सपेंस पे वेलोसिटी बढ़ाता है? वेलोसिटी प्रेशर गिरा के, प्रेशर गिरा के, बराबर ना? एरिया कम करके। वही एरिया कम किया तो प्रेशर कम हो जाता, और जब प्रेशर कम हो जाता तो अल्टीमेटली काइनेटिक बढ़ जाता, बराबर ना? नोजल का काम होता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी इट जनरेट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो प्रेशर गिरा के काइनेटिक पैदा करता है। डिफ्यूजर ठीक इसका उल्टा होता है, वो काइनेटिक को गिरा के प्रेशर बढ़ाता है। आपका जो ड्राफ्ट ट्यूब है ना, वो काइंड ऑफ डिफ्यूजर है, समझा? वापिस अबे तेरा कान और दिमाग दोनों बंद है क्या बे? वापिस दिवाली का ज्यादा पटाखे का आवाज सुन लिया उसने। उसका ध्यान कहीं और है रे, ये नालायक है। सर आप गाँव जाने वाले थे ना, लेकिन गाँव में दे दे रे। जाऊंगा 20 को जाएंगे, 20 को जाऊंगा, 20 को। चलो सुनते, फिर छुट्टी देंगे ना? हाँ सुनते, 2-3 दिन छुट्टी दूंगा। सुनते गाइस, डिफ्यूजर इज ठीक उल्टा ऑफ नोजल। नोजल में एरिया कम होता, इसलिए प्रेशर गिर के काइनेटिक बढ़ता। डिफ्यूजर इज डाइवर्जिंग एरिया, जाएगा ड्राफ्ट ट्यूब। इसमें क्योंकि इसमें एरिया बढ़ता इसलिए प्रेशर बढ़ता ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक, मतलब काइनेटिक गिरेगा, प्रेशर बढ़ेगा। एनर्जी कभी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वैसे पता होना चाहिए आपको। तो नोजल और डिफ्यूजर उल्टे भाई हैं एक दूसरे के। तो डिफ्यूजर क्या होता है? डिफ्यूजर एक रिंग होता है, जैसे कि यहां पे एक रिंग आ जाएगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग। ओके, एक कॉन्सेंट्रिक रिंग कहां पे आ जाएगा? जस्ट आफ्टर दी रनर। ओके, जस्ट आफ्टर दी रनर। अगर उस, म्यूट रखो अगर कुछ नहीं बोल रहे तो, अगर उसमें आप ब्लेड लगाते हो तब उसको डिफ्यूजर बोला जाता है, और जब उसमें ब्लेड नहीं लगाते हो तो उसको वोर्टेक्स चेंबर बोला जाता है। उसको डिफ्यूजर या वोर्टेक्स चेंबर बोला जाता है। वोर्टेक्स चेंबर का काम होता है कि जो भी पानी आ रहा है उस पानी को अपने पास आने दो और उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म करके प्रेशर में कन्वर्ट करो। काइनेटिक एनर्जी खत्म करके प्रेशर में कन्वर्ट करो। अच्छा, ब्लेड लगाने के बाद में वो डिफ्यूजर कहलाता है। अच्छा, दिखने में वो एग्जैक्टली गाइड वेन्स की तरह होता है, जैसे आप लोगों ने रिएक्शन टरबाइन में पढ़ा था। जेबा हाँ सर। हाँ सर, प्लीज समझ लो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। अभी हमने क्या किया है, अभी हम लोगों ने ये जो सेटअप देखा, इस सेटअप में सिर्फ इंपेलर और उसके बाद डायरेक्ट केसिंग है। लेकिन केसिंग में अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक ये सादा वॉल्यूट केसिंग है, इसमें इस टाइम पे इसको कहते हैं वॉल्यूट केसिंग विदाउट डिफ्यूजर। there are more types of volute casing which comes with diffuser. Diffuser have guide veins, जैसे गाइड वेन होते हैं ना वैसे होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे वेन्स की तरह बाहर निकले हुए गाइड वेन्स रहेंगे, और फिर वो एक सेम गाइड वेन का सेटअप जैसे आपके रिएक्शन टरबाइन में था ना, वैसे ही हो जाएगा वो। अभी आप समझ सकते हैं कि उससे क्या होगा फर्क ये होगा कि गाइड वेन के बीच का जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन छोटा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा रहेगा, तो पानी जब वहां से एंट्री से आउटलेट तक आएगा तो इसके मुकाबले यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा रहेगा। क्रॉस सेक्शन बढ़ता तो काइनेटिक घटता तो प्रेशर बढ़ता। फिर जो वो रिंग है सर, वो मूविंग ही रहेगी या फिर वो स्टेशनरी गाइड वेन की तरह स्टेशनरी रहेगी। ओके, केसिंग का हिस्सा, केसिंग डज नॉट रोटेट, तो दैट इज लाइक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ केसिंग। अगर वो मूविंग होती तो फिर वो अलग से कुछ होती नहीं, वो इंपेलर कहलाती। पर हमको ये सीखना है या वो केसिंग वाला सीखना है सर? अभी क्वेश्चन में अगर कुछ दिया रहा तो समझना पड़ेगा। मोस्टली इट इज विदाउट गाइडवेंस, बट इट डज कम विद गाइडवेंस आल्सो। तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कुछ होता है। ओके, क्वेश्चन के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। सर अगर वो पूरा काइनेटिक एनर्जी मतलब डिक्रीज करना चाह रहा है तो पानी प्रेशर के सहारे ऊपर कैसे जाएगा? फिर वो वीडी कैसे आएगा? फिर वो पूरा कभी नहीं होगा। हाँ, पूरा कभी नहीं होगा। काइनेटिक लीस्ट होनी चाहिए, प्रेशर ज्यादा होनी चाहिए। तो मतलब पानी हाँ बोलिए जाएगी स्लो, लेकिन प्रेशर बहुत होगा उसमें। फिर आप एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन अगर जरूरत है
तो आप आगे फिर से नोजल वगैरह लगा के आप काइनेटिक बढ़ा लो, जैसे वो गाड़ी धोने वाले करते हैं। ओके, नहीं क्योंकि पानी ऊपर जाने के लिए थोड़ी तो वेलोसिटी चाहिए ना कि वो। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी वेलोसिटी रहेगी, हम्म। लेकिन पानी के पास में अगर बहुत वेलोसिटी है तो उसको आगे जाने के लिए वेलोसिटी से ज्यादा प्रेशर को प्रेफरेंस दिया जाएगा एंड प्रेशर के सहारे आगे लेके जाया जाएगा। ओके ओके, इट इज नॉट लाइक कि वेलोसिटी जीरो रहेगी, वेलोसिटी हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन वो रिलेटिवली कन्वर्ट कर जाती है इनटू प्रेशर। तो जो शुरू में ज्यादा काइनेटिक कम प्रेशर थी, अब कम काइनेटिक ज्यादा प्रेशर रहेगी जाते वक्त। वोर्टेक्स में ब्लेड ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वोर्टेक्स में ब्लेड होने का एक्चुअली एक ही कारण है कि ब्लेड अगर होता है तो मोर द ब्लेड मोर द फ्रिक्शन हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई देखो, वैसे भी अगर रिंग इमेजिन करो, एक रिंग है, उस रिंग से अगर बड़े रिंग की तरफ फ्लो जाएगा तो रिलेटिवली क्रॉस सेक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझा ना? मतलब अगर एक रिंग छोटा डायमीटर है, पानी इज गोइंग फ्रॉम दैट छोटा डायमीटर टू बड़ा डायमीटर, तो अगर आप इमेजिन करो तो आपको समझ आते हैं कि छोटे डायमीटर का क्रॉस सेक्शन विल बी लेस एंड बड़े डायमीटर का क्रॉस सेक्शन विल बी मोर, बराबर? मतलब अगर तुमको ऐसे रफली बताऊं तो जैसे ये देखो, ये अगर आपका गाइड वेन्स है या फिर वोर्टेक्स चेंबर है, तो पानी अगर ये रनर का आउटलेट है या इंपेलर का आउटलेट बोला आप, तो पानी यहां से जब बाहर की तरफ जाएगी तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई ये जो सिलेंडर का सरफेस एरिया रहेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट इनलेट, और ये बाहर वाला जो रहेगा पाई डीबी इमेजिन करो, ये पाई डीबी, अंदर के पाई डीबी से बड़ा, बाहर का पाई डीबी बड़ा रहेगा ना? हाँ बराबर। हाँ है ना? मतलब अगर आप जब मैं आपको गाइड वेन्स देता हूं, तो आपको ब्लेड दिखता है, तब आप बराबर समझ जाते हो कि देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है ना? यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा, आपको डायरेक्ट दिखता है। लेकिन अभी आप बड़ा विजन अगर अपने दिमाग का रखो तो ये छोटा ये बड़ा है क्यों? क्योंकि ये डायमीटर छोटा है और ये डायमीटर बड़ा है। हाँ बराबर। बराबर, इसीलिए अंदर का क्रॉस सेक्शन विल बी छोटा, बाहर का क्रॉस सेक्शन विल बी बड़ा। तो ultimately that water which will be going in the outward direction will experience a bigger cross section and hence end up increasing its pressure on the expense of the kinetic energy. JPI? ओके, चलो इतना बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो बताना है आपको कि भाई पानी अपना हायर हेड लेके आगे बढ़ जाएगा एंड बेसिक वर्किंग आई होप आपको समझ में आया रहेगा। ओके, चलो मैं इसको भी नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। डायग्राम तो समझ ही गया रहेगा, पानी आई से एंट्री मारता, इंपेलर से धक्का खाता और बाहर निकल जाता। डायग्राम सबको पता ही है, जो लोग कल नहीं थे 1 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट मार के रखो डायग्राम का। हो गया सर? वो आए अंदर का या बाहर का सर्कल है, मतलब वो बताओ ना क्या सर? मतलब वो जो पाइप लगा रहता है सेंटर में, तो फिर वो जो घूमता है मतलब टरबाइन, तो उसके वो कंफ्यूज होता है। टरबाइन नहीं, पहले तो इंपेलर है, बट ठीक है। ये दिख रहा है डॉटेड क्रॉस सेक्शन? हाँ, पानी बाहर से डॉटेड क्रॉस सेक्शन तक आएगा ना, इसको आई बोलते हैं, आई ऑफ इंपेलर। अच्छा ओके, तो वहां से पानी जस्ट रनर को टच करना शुरू कर देगा, इंपेलर को टच करना शुरू कर देगा। ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। ये आपके सामने एक छोटा सा एनिमेशन है, आप समझ सकते हैं कैसे वर्क करता है फिर इंपेलर। फ्लूइड आई से एंट्री आता, ये घूमता बाहर जाता, और ये जब भी घूम रहा तो उसका एनिमेशन आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पानी आई से देखो एंट्री मार रहा और देखो बाहर जा रहा, और वही चीज अगर फ्रंट व्यू से देखो तो कैसा दिखेगा, ये आई से इधर आ रहा और ये उसके पिछू का हिस्सा है। ओके, इजी गाइस, समझा है? चलो इसको मैं शेयरिंग बंद करता हूं। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, साइड व्यू ऑल अबाउट नजरिया, आप जैसा रखोगे उसके हिसाब से बन जाएगा। ओके, चलो गाइस हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल पे। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने सीखेंगे आज।
और जरूरत पड़ी और समय रहा तो हम लोग हेड भी सीखेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डायग्राम कैसे होता है वो समझा देता हूँ। सर वो गाइड वेन्स भी रोटेट होते हैं क्या? नहीं डियर, गाइड वेन्स रोटेट नहीं होते, जो रोटेट होता है वो सिर्फ इंपेलर होता है। ओके देखो बनाते हुए डायग्राम इज वेरी इजी। ये पहला इनर डायमीटर आ गया, इसको बोलेंगे आई ऑफ इंपेलर, और ये आ जाएगा बाहर। तो हम सिर्फ इंपेलर का डायग्राम बनाते हैं। ओके ये हो जाएगा आपका इंपेलर। इंपेलर में आप समझ सकते हैं कि दो डायमीटर आएंगे, एक बाहर का डायमीटर एक अंदर का डायमीटर। गाइड वेन और बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंट्री रहेगा, ये इनलेट रहेगा और ये आउटलेट रहेगा। पानी यहाँ से एंट्री मारेगा और फिर रेडियली बाहर की तरफ जाएगा, रेडियली बाहर की तरफ जाएगा। ब्लेड्स अगर आपको समझना है तो ब्लेड्स कैसे बनाए थे हमने, आई थिंक ब्लेड्स हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं डायग्राम, तो आपको मैच होना चाहिए। एनिमेशन देख लेते हैं। लेफ्ट से राइट वर्ड। हाँ हम लोगों ने जो डायग्राम एक बार आपको दिखा देता, ठीक है, देखो ध्यान से। जैसा डायग्राम है इसमें वैसे ही बनाऊंगा मैं। ये देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है, जैसा ओरिएंटेशन है वैसा ही ब्लेड बना दूंगा, ध्यान देंगे। तो ब्लेड का अगर डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। ओके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे 4 ब्लेड बना सकते हैं। अभी ये जो ब्लेड है ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, थोड़ा सा रेडियली इसको कर्व करेंगे। ये हो जाएंगे आपके ब्लेड्स इंपेलर के। ऐसे ही रेडियली यहाँ पर भी कर्व करेंगे, ऐसे ले रेडियली इधर और फिर ये इधर, ये आपके ब्लेड्स हो जाएंगे। अभी हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, हमें एक ब्लेड पे फोकस करना है। ये एकमात्र जो ब्लेड है ये, इस ब्लेड पे फोकस करना है अपने को। अभी डायमीटर आपको पता होने चाहिए कैसे रहते हैं, तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये हो गया आपका इंपेलर। आपको याद रहेगा हमने रिएक्शन टरबाइन में भी कुछ ऐसे ही किया था, एक ही रेडियस पे कभी भी दोनों भी इनलेट आउटलेट नहीं लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इनलेट पॉइंट और ये हो जाएगा आपका आउटलेट पॉइंट। ओके इनलेट पॉइंट एंड आउटलेट पॉइंट। और ये ऐसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे घूमेगा इसका मतलब ये ब्लेड ऐसे घूमेगा। हम लोग वहां पे क्या करते थे, हम लोग नीचे वाले ब्लेड पे ट्रायंगल बनाते थे, लेकिन अब हम ऊपर वाले ब्लेड पे ट्रायंगल बनाएंगे। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? वेलोसिटी ट्रायंगल नीचे रहेगा इनलेट का और आउटलेट का ऊपर। परफेक्ट माय डियर, वेरी गुड। हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल की कन्वीनियंस के लिए ऐसा बनाते हैं ताकि हमारा पॉइंट 1 जो इनलेट है वो यहाँ पे इनलेट ट्रायंगल बन जाए और पॉइंट 2 आउटलेट का यहाँ पे आउटलेट ट्रायंगल बन जाए। बस इसीलिए हम लोग ऐसा इसको ट्रायंगल ऊपर वाले ब्लेड पे बनाएंगे। तो उसका मैं कट सेक्शन अगर ले लूं तो मैं उसे ऐसे दिखाता हूं कि मैं ये इतना हिस्सा कट करूंगा। ओके मैं इतना हिस्सा कट करूंगा और उसको कट करके हम उस पर ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे, ये आ जाएगा बाहर का पेरीफेरी, यहाँ पे एक आ जाएगा बाहर का पेरीफेरी, एक आ जाएगा अंदर का पेरीफेरी, ऐसे अंदर और बाहर का पेरीफेरी आ जाएगा। ब्लेड कैसे बनाएंगे ध्यान देखो, ब्लेड कैसे आएगा, एक पहले पॉइंट इनलेट का ले लो सीधा। ओके अच्छा किसी को सीधा नहीं समझता रहेगा तो पहले सेंटर ले लो। सेंटर लेने के बाद में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये आ जाएगा आपका इनलेट ऐथे और आउटलेट इधर कहीं तो ले लेता हूँ, आउटलेट ऐसे ये हो जाएगा। इनको अपन डायमीटर बोल देंगे। ये आ जाएगा D1, ये आ जाएगा आपका D1/2 और ये आ जाएगा आपका D2/2। अगर आपको याद रहे तो D1 और D2 में कंपेयर करो तो D1 छोटा D2 बड़ा है, बराबर ना? हाँ D1 छोटा D2 बड़ा है, इसका मतलब U1 छोटा U2 बड़ा रहेगा। D1 इज लेस देन D2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है U1 विल बी लेस देन U2। परफेक्ट ओके अभी ट्रायंगल बना देता हूं। ट्रायंगल अगर हम बनाएं तो ट्रायंगल यहाँ पे कैसा आएगा, ये पॉइंट इनलेट का रहेगा, ये पॉइंट आउटलेट का रहेगा। ट्रायंगल बोल रहा हूं, ब्लेड यहाँ पे ऐसे कुछ कर्वेचर बना देंगे अपन, ब्लेड अपन ऐसे कर्वेचर बना देंगे। अच्छा आपको अगर सिंपल सी बात बताऊं तो हम लोग जब भी वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं किसका, टरबाइन का, तो टरबाइन का ब्लेड अपन ऐसे बनाते थे याद है, और फिर यहाँ पे इनलेट बनाते थे और यहाँ पे आउटलेट बनाते थे।
अच्छा, उसके मुकाबले ये वाला उल्टा दिखता है, इसीलिए कई जगह पे आप इसको ऐसे भी रेफर करते हैं कि इट इज बैकवर्ड कर्व ब्लेड। ओके, इट इज बैकवर्ड कर्व ब्लेड, ऐसा भी रेफर किया जाता है। अगर कोई ऐसा बोल देता है तो आप टेंशन में नहीं आना कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सिर्फ रिलेटिविटी की बात है। ओके, अभी ये होने के बाद में हमने क्या बोला, ये कैसा घूम रहा, ये ऐसे जा रहा है, बराबर ना। टरबाइन हमेशा इस तरफ जाएगा और पंप हमेशा इस तरफ जाएगा, याद रखना, है ना। अब नीचे के ब्लेड का देखोगे तो वो भी टरबाइन जैसा ही है, लेकिन हम ऊपर के ब्लेड को देख रहे हैं तो वो ऊपर इस तरफ जा रहा है। तो जब वो उस तरफ जाएगा तो U1 U2 उसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे। अच्छा, U1 और U2 क्या होते हैं, पेरिफेरल वेलोसिटी। U1 U2 होते हैं पेरिफेरल वेलोसिटी, या फिर इनको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस। परफेक्ट माय डियर। तो अभी यहाँ पे हम अगर U1 U2 दिखाना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा U2 विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, और यहाँ पे आ जाएगा U1 विच विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस। ओके, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा इधर। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे U1 और ये हो जाएगा यहाँ पे U2, U1 एंड U2। चेपा ओके गाइस, ये बेसिक ओरिएंटेशन सबको समझ में आ गया रहेगा। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट एब्सोल्यूट। नेक्स्ट एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, V1। नेक्स्ट एब्सोल्यूट जाएगा V1 एंड V2। अच्छा, V1 एंड V2 थोड़ा सा क्रिटिकल बोल सकते हो या फिर अलग है। अभी आप अगर ध्यान से देखो गाइस, अगर आप लोग अभी ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वहां पे रिएक्शन टरबाइन में आपको गाइड वेन्स थे, यहाँ पे गाइड वेन है क्या, नहीं ना। तो जब गाइड वेन रहता है तो गाइड वेन डायरेक्शन देता है अल्फा। जब गाइड वेन रहता है तो गाइड वेन डायरेक्शन देता है अल्फा। लेकिन अब यहां पे तो गाइड वेन है ही नहीं। जब यहां पे गाइड वेन है ही नहीं तो आप लोगों को अल्फा जो होगा वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा यहां पे, मतलब आप नहीं देने वाले, ये आई ऑफ इंपेलर पे ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। लेकिन अल्फा जनरेट कौन कर रहा है, आई ऑफ इंपेलर कर रहा है बाय वैक्यूम। आई ऑफ इंपेलर पे वैक्यूम हो रहा है, इसलिए वहां पे बाय वैक्यूम आप बोल सकते हैं अल्फा जनरेट होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो आई ऑफ इंपेलर है इसके हर पॉइंट पे वैक्यूम होता है ना, बराबर। ओके, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आई ऑफ इंपेलर के हर पॉइंट पे वैक्यूम होता है। तो जब आई ऑफ इंपेलर के हर पॉइंट पे वैक्यूम होता है, इसीलिए जो पानी है उसको जब कोई धक्का देने वाला नहीं होता तो पानी शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करके आता है। पानी क्या फॉलो करके आता है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करके आता है। और वो जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है उसके वजह से अल्फा एंगल कम्स विथ एंगल 90 डिग्री। परत एकदा पहिल्यापासून इमॅजिन करो, परत एकदा इमॅजिन कर लो आप आई ऑफ इंपेलर पे बैठे हुए हो। ओके, आप इमेजिन करो आप आई ऑफ इंपेलर पे बैठे हुए हो और आपके चारों तरफ वैक्यूम बना हुआ है, आपके चारों तरफ वैक्यूम बना हुआ है और आपको क्या दिखेगा, आप आई ऑफ इंपेलर पे है, ये वो पेरीफेरी है, आप उसके बीचों बीच में बैठे हो और आप ऐसा सब कुछ देख सकते हो। और ठीक आपके ऊपर आप देखोगे तो वो पाइप है, सक्शन पाइप है। लेटर से सक्शन पाइप से पानी एंट्री मार रहा है और आई ऑफ इंपेलर तक पहुंच रहा है, मतलब सारा पानी ऐसा आई ऑफ इंपेलर तक आएगा और आप देख रहे हो आई ऑफ इंपेलर को, और ब्लेड जो है वो ऐसा है, ब्लेड इस प्लेन में है तो ब्लेड इस तरफ घूम रहा है। तो मतलब जो पानी है, पानी तो सीधा ही आ रहा है ना, और पानी जब सीधा ही आ रहा है और जब सीधा टर्न मारेगा किसकी तरफ, मतलब वो सीधा टर्न मारेगा ब्लेड की तरफ, और ब्लेड तो हर तरफ सेम इंटेंसिटी बना रहा है,
सही है। पानी आ रहा आई से इधर, और हर पॉइंट पे, कहां पे हर पॉइंट पे, ये डायग्राम के हर पॉइंट पे, तो हर जगह पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम, वैक्यूम इज सेम. Because of that, the water does not goes anywhere else. It does not deviate from its direction. All the particles simply go towards the radius directly. मतलब वो डायरेक्टली पानी ब्लेड की तरफ टर्न मारते हैं फटाक से, मतलब बिना कोई कंफ्यूजन हर पानी अपने अपने पेरीफेरी को तरफ भाग जाते हैं. और फिर वो पेरीफेरी की तरफ भाग जाते हैं का मतलब क्या हो गया? दे आर गोइंग टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन. एंड इफ यू सी केयरफुली, ये रेडियल डायरेक्शन ही है ना. झेपा क्या? जेपा. जब वो रेडियल डायरेक्शन की तरफ भागते हैं तो पानी डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्ट, आप अगर इमेजिन कर लो कि पानी के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये रेडियस वैल्यू वाला पाथ ही सबसे शॉर्ट होगा. अच्छा, हर पार्टिकल अपने अपने रेडियस की तरफ जाएगा, हर पार्टिकल अपने सेंटर की तरफ जाएगा. लेकिन अगर हम सिर्फ उस ब्लेड के हिसाब से बोलें तो जो V1 जाएगा, ओके, उस ब्लेड के हिसाब से बोलें तो जो V1 जाएगा वो V1 ऐसा कड़क इस तरह जाएगा, ऐसे आएगा. दिस विल बी दी V1 का डायरेक्शन. V1 विल गो रेडियल, ये हो जाएगा V1 मेकिंग एंगल अल्फा 90. अगर आप इसको 90 डिग्री ऐसे दिखाना चाहो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री. तो अल्फा विल बी 90 डिग्री. क्या ये झेप रहा है जो मैं कह रहा हूं? थोड़ा. ओके. एकदम समझो कि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पार्टिकल या फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसको कोई डाइवर्ट करने वाला है ही नहीं रास्ते में. मतलब इमेजिन कर लो मुझे वहां पे रनर दिख रहा है और मैं पार्टिकल हूं, तो मुझे जब उधर हर जगह से, मतलब इमेजिन कर लो रनर को एक स्ट्रेट लाइन की तरफ, और वो स्ट्रेट लाइन पे वैक्यूम है और वो तुमको खींच रही हो, तुम पार्टिकल हो, तो तुमको जब वो कोई खींचेगी तो तुम तो सीधा ही जाओगे ना. तुम ऐसे और ऐसे जाने का कोई सवाल है क्या? तुमको खिंचाव जब महसूस हो रहा है वहां से तो आप सीधा ही जाओगे उसकी तरफ. हाँ, लेकिन अगर बीच में कोई गाइड वेन लगा दूं, मैं ऐसा गाइड वेन लगा दूं, तो वो गाइड वेन के सहारे डाइवर्ट होगे तुम. मतलब अल्फा तो पिक्चर में तभी आएगा जब तुमको कोई डाइवर्ट करेगा, कोई गाइड करेगा. क्योंकि यहाँ पे कोई गाइड करने वाला है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप सीधा रास्ता पकड़ोगे. ऐसे ही पानी के साथ में होता है. पानी के साथ में क्या होता है, जो आई है, आई ऑफ इंपेलर, आई जो है वो आई आपके सक्शन पाइप से जब पानी को खींच के लाती है, तो पानी जब अचानक से सारा पानी उस आई के पास पहुंचता है, फिर उसके बाद में रनर है, ये रनर का प्लेन है, रनर घूम रहा है, तो वो जो पानी है वो पानी डायरेक्टली रनर की तरफ जाएगा, पानी डायरेक्टली रनर की तरफ जाएगा. उसका कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि अगर वो पानी के पार्टिकल के पास में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, जिसके पास उसको वैक्यूम सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके तब तो रेडियस के डायरेक्शन में ही भागेगा ना. हर पार्टिकल अपने अपने रेडियस में भागेंगे, बराबर है कि नहीं? मतलब सर इसमें अल्फा 90 ही होगा हर समय, हमेशा अल्फा 90 ही होगा. सेंट्रीफ्यूगल पंप में कभी भी अल्फा बदलेगा नहीं. हर क्वेश्चन में अल्फा 90 ही होगा. दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग अबाउट दिस ट्रायंगल. ऐसा बोलो ना फिर. कंफ्यूज हो गया वो. बोला हूँ. अभी क्लियर हुआ डियर? हाँ सर. ओके, चलो ठीक है. चलो हम इतना समझ गया कि V1 90 पे आएगा, ये U1 ये U2 झप गया. अच्छा, इसका मतलब है इनलेट ट्रायंगल सॉर्टेड है बॉस. इनलेट ट्रायंगल में कुछ टेंशन ही नहीं है, लेकिन आउटलेट ट्रायंगल कैन हैव इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन. आउटलेट ट्रायंगल में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. जितना ही इनलेट कन्वीनियंट है, आउटलेट उतना ही तकलीफदायक हो सकता है. तो होता क्या है, आउटलेट ट्रायंगल कैन हैव V2 इन वेरियस पॉसिबिलिटीज. मतलब इधर V2 ऐसा, ऐसा और ऐसा हो सकता है. V2 ऐसे 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं. ओके, तो कॉम्प्लिकेशन आउटलेट में, तो ये अजीब ही ओरिएंटेशन में बन जाता है उधर, इसलिए बच्चों को वो एनालाइज करना बिकम्स डिफिकल्ट. तो बच्चे बोलते हैं, या फिर नॉर्मली एनालिसिस में ये समझ में आता है कि इनलेट तो सॉर्टेड है, तो क्यों ना कॉम्प्लिकेटेड ओरिएंटेशन इसका बना दिया जाए ताकि ये सॉर्टेड रहे. इसका मतलब
अगर मैं ये पॉइंट यहां पे ले लूं, इसका मतलब है ये जो सामने आपके ट्रायंगल दिख रहा है, इसके लिए अगर मैं इसको हल्का सा ऐसा टिल्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा इनलेट का, और उस हिसाब से आउटलेट जो है वो सॉरी आउटलेट का यहां आ जाएगा और इनलेट का यहां पे आ जाएगा। फिर आप ट्रायंगल ऐसा बना देना कि V1 यहां पे ऐसा दिखेगा, और फिर आप आउटलेट ट्रायंगल जो है वो इजीली इमेजिन कर पाएंगे। झेपा ये बात? नहीं झेपा? थोड़ा थोड़ा। सर फर्क क्या पड़ता अगर अगर आउटलेट पे इतना मगज मारे तो इनलेट पे भी वही मगज मारी होगी ना बाद में, अगर वो शिफ्ट इनलेट करेंगे। ट्रायंगल तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, इनलेट ट्रायंगल में बदलाव ही नहीं आएगा, हर बार V1 अल्फा 90 ही रहेगा। अच्छा ओके, हाँ ओके, और U1 हमेशा लेफ्टवर्ड ही रहेगा, तो खाली एक VR1 का ही टेंशन रहेगा, और VR1 तो हमेशा ब्लेड को टेंजेंट, परफेक्ट टैंजेंट एंट्री मारता, मतलब U1 V1 VR1 सॉर्टेड है। तकलीफ कौन देगा? आउटलेट का देगा, क्योंकि V2 अलग अलग कॉम्बिनेशन में हो सकता है, फिर वहां पे उसका एंगल रिप्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी वेरी इनकन्वीनियंट। ओके, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको या तो फिर जो होता ना, मैंने आपको रिएक्शन टरबाइन में सिखाया था, कर्वेचर मत बनाओ, डायरेक्ट बना दो, कर्वेचर बनाओ मत, डायरेक्ट बना दो, तो आप ऐसा ब्लेड डायरेक्ट ऐसे बनाते हो, फिर यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं, दैट इज वन वे, बट दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। द करेक्ट वे वुड बी, ओके, ट्रायंगल में बनाऊंगा तब, फिलहाल के लिए आप क्या करो, फिलहाल के लिए आप टाइटल डालो वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, और फिर ये दोनों डायग्राम जैसे मैंने किया हुआ है ये बना के ले लो, इतना बना लो, एंड नेक्स्ट डायग्राम अपन ट्रायंगल का बनाएंगे फिर। ओके, इन दोनों को बना के ले लो, फिर नेक्स्ट अपन ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा दो बनाना है? दोनों भी जो सामने है आपके, पहला कौन सा बनाना है? ऑब्वियसली ये बनेगा ना पहले। आधा घंटा लगेगा। नहीं 5 मिनट में हो जाएगा। टाइटल के वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डालो, और अभी उसमें 3 डायग्राम आएगा, जिसमें पहला ये डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम है, और तीसरा अपन बनाएंगे अभी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज। ओके, सर बोलना डियर, आप ये बोलोगे क्या? आप बहुत अच्छे हो, अभी सुन घर वालों को छोड़ के आ गए। हाँ, मैं घर वालों को छोड़ के आ चुका हूँ, अभी चुपचाप सुनो। ओके गाइस, मैंने फिर से कर्वेचर बनाया, अभी ये वाला जो ब्लेड है ना, उस पे फोकस करोगे तो कैसा रहेगा वो। अभी इनलेट की जगह पे मैं आउटलेट का चाहूंगा कि भाई तू चुपचाप से वर्टिकल पॉइंट करे, और उसके हिसाब से फिर इनलेट रहेगा, उसके हिसाब से लेट से इनलेट का पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ओके, तो अगर हम उसका रेडियस दिखाना चाहें तो आप समझ सकते हो कि भाई ये रहेगा रेडियस R1 और ये रहेगा रेडियस R2, तो रेडियस ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, R1 एंड R2, इसे बोल दो R1, इसे बोल दो R2, 1 फॉर इनलेट 2 फॉर आउटलेट। ब्लेड बना देता हूं, तो ब्लेड कैसा रहेगा, ब्लेड यहाँ पे ये कुछ ऐसा ब्लेड का शेप रहेगा, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा आपका ब्लेड। ओके, ये कुछ ब्लेड का ओरिएंटेशन इमेजिन कर सकते हैं, बनाओ आप अच्छे से बना लेना डियर, मैंने बहुत अच्छे से बना दिया। सुनते अभी इसमें क्या क्या दिखाएंगे, अपन को एब्सोल्यूट वेलोसिटी वापस दिखा देते हैं। एब्सोल्यूट वेलोसिटी अगर हम बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि जो U1 रहेगा वो इस तरफ रहेगा, U1 ये रहेगा U1, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और ये रहेगा U2, U1 से U2 बड़ा रहेगा, U1 से U2 बड़ा रहेगा, ये रहेगा आपका U2, ये रहेगा U1। अच्छा, V1 कैसा रहेगा, V1 कैसा रहेगा, 90 रहेगा ना, V1 90 रहेगा। ओके, if you remember angles are marked with respect to हॉरिजॉन्टल। नहीं अभी हॉरिजॉन्टल नहीं बोलने का, रिएक्शन टरबाइन में मैंने बताया था एंगल्स आर मार्क्ड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड। परफेक्ट डियर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड, क्योंकि मोशन तो ब्लेड का ही है खाली, तो इट इज मार्क्ड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उसके लिए अपन डायरेक्शन ऑफ मोशन इस पॉइंट का कैसा है, इस डायरेक्शन में, तो एंगल इसके रिस्पेक्ट में मार्क किया रहेगा। तो मैं इस टेंजेंशियल लाइन को अगर पैरेलल लाइन यहाँ पे ऐसे मार के रखूं, ओके ऐसे इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे मार के रखूं, तो ये इसके रिस्पेक्ट में आपके डायरेक्शन मार्क रहेंगे।
ऐसे ही यहाँ पे एंगल U2 के रिस्पेक्ट में मार्क करके रखे रहेंगे। याद आया? याद आया? हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स आर मार्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन इनलेट पे बोलूं तो ये U1 को पैरेलल लाइन मार दिया, और आउटलेट पे बोलूं तो U2 को पैरेलल मार दिया। तो एंगल हम लोग U1 और U2 के रिस्पेक्ट में मार्क करते हैं। ओके, एंगल हम लोग U1 और U2 के रिस्पेक्ट में मार्क करते हैं। तो अभी ये हो जाएंगे आपके एंगल के लाइंस। V1 कैसा बोला? अल्फा 90। V1 कैसा बोला? अल्फा 90। तो इसका मतलब है कि अगर मैं V1 बनाऊं, तो V1 ऐसा रहेगा, V1 ऐसा रहेगा, ये रहेगा आपका V1, ये रहेगा आपका V1। क्यों रहेगा ऐसा? क्योंकि V1 हॉरिजॉन्टल नहीं बोलना चाहिए, U1 को पैरेलल ये लाइन है, या फिर U1 के रिस्पेक्ट में देखो 90 डिग्री पे है, तो यहां पर ये ऐसे 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये रहेगा आपका अल्फा 90, ये रहेगा आपका अल्फा 90। क्या दिमाग में गया ये बात? ये हो गया आपका V1 और ये हो गया आपका U1। पिछले डायग्राम जो आपने बनाया आप देखोगे, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बनाता तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बोला है, देख भाई अगर ये ब्लेड लूंगा तो यहाँ पे V1 ऐसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली अगर ये ब्लेड लूंगा तो यहाँ पे V1 ऐसा दिखेगा ना, और अगर मैं ये ब्लेड लूंगा तो इसका V1 ऐसा दिखेगा। तो V1 will be exactly in radial direction, the shortest path which it would follow, and that is radial direction। तो ये हो जाएगा V1 का डायरेक्शन, और V1 का मैग्नीट्यूड इस तरह से दिखाया जा सकता है। तो V1 हो गया, U1 हो गया। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ओके, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पॉइंट से दोनों एब्सोल्यूट बनाते हैं, एक पॉइंट से दोनों एब्सोल्यूट बनाते हैं। देखो ये V1 कहां से बनाया मैंने, लेटर से यहीं से बनाया, फॉर माय कन्वीनियंस मैंने यहीं से बनाया V1। V1 इज मेड एट एंगल अल्फा 90, और फिर वहीं से बना देंगे U1, उसी पॉइंट से बना देंगे U1 बना दिया मैंने कुछ ऐसा, ये हो गया आपका U1। जितना ऊपर है उतना ही नीचे मैंने बना दिया, जितना ये U1 है उतना ही मैंने यहाँ पे U1 बना दिया। U1 के रिस्पेक्ट में देखो U1 मेक्स 90 डिग्री विथ V1, तो समझ में आ गया अल्फा 90। दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन किया तो क्या बनता? VR1। दोनों के एंड पॉइंट को ज्वाइन किया तो VR1 बनता। VR1 कैसा जाता? टेंजेंशियल। इट गोज टेंजेंशियल। तो ये देखो ऐसा रहेगा VR1, इट इज गोइंग टेंजेंशियल। जेपा सर सेकंड वाला U1 नहीं समझा। अरे पहला वाला समझा था ना? हाँ, तो वही तो बनाया वापस से मैंने, वो V1 वो U1 मैंने यहाँ पे बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग अ रिलेटिव वेलोसिटी? मेक टू एब्सोल्यूट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, make two absolutes from a common point, and joining the end points of both the absolute, what we would get? We will get relative velocity VR1। जेपा V1 से आता आपका एब्सोल्यूट फ्लो, U1 से ब्लेड का इनलेट घूमता, और VR1 से पानी ब्लेड को टच करता, और वो टेंजेंशियल ही जाना चाहिए, इसलिए देखो टेंजेंशियल के हिसाब से ब्लेड का भी ओरिएंटेशन और VR1 भी दिख रहा है। जेपा VR1 कितना एंगल बनाता? थीटा। VR1 थीटा बनाता। फिर अपन क्या बोलते हैं, VR1 से एंट्री मारता, VR2 से एग्जिट मारता, VR2 से एग्जिट मारता। तो VR1 से एंट्री मारता और VR2 से एग्जिट, तो VR2 हमेशा ऐसा ही रहेगा, VR2 हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये रहेगा आपका VR2। VR2 कभी गलती से भी इस तरफ नहीं बनेगा, VR2 हमेशा ब्लेड को टेंजेंशियल ही रहेगा। क्या समझ में आया अक्षित भाई? अब भाई कौन थी डाउट वाले? मेरा था सर जयेश। ओके, VR2 समझ में आया? VR1 थीटा बनाता तो VR2 क्या बनाता? फाई बनाता। अच्छा, जैसे अपन वहां पे VR2 के एंड पे U2 बनाते थे, यहां पर भी बना सकते। तो अभी हम यहाँ पे U2 बना देंगे, कहां पे? VR2 के एंड में। ये देखो U2 बना दिया मैंने यहाँ पे, ये हो गया आपका U2। अच्छा, U2 कैन एंड अप हियर, U2 कैन एंड अप हियर, U2 कैन एंड अप हियर, कहीं पर भी U2 हो सकता है। अगर U2 यहीं तक रहेगा तो V2 ऐसा जाएगा,
अगर U2 यहां तक आएगा तो V2 ऐसा जाएगा, और U2 थोड़ा बाहर ले लिया तो V2 ऐसा जाएगा। तो मैं अभी यहां पे अगर ये ओरिएंटेशन ले लूं, VR2 है, साथ ही साथ आपके पास में U2 है, तो दोनों के एंड को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? V2 मिलेगा। तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका V2, ये कहलाएगा V2। सबको झेपा? ओके। सर वो VR2 ब्लेड को टेंजेंशियल है क्या? हाँ डियर, इस ब्लेड को टेंजेंशियल है VR2, हमेशा रहता ना। इसमें VF2 VW2 वगैरह नहीं है क्या? सब रहेगा, शांति रखो। पहले मेन कंपोनेंट समझा कि नहीं? हाँ ओके समझा ना। देखो, इनलेट आउटलेट ट्रायंगल वेरी इजी। जैसे V1 के दो कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर भी होना ही होना है। अच्छा, V1 का अल्फा 90 है, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं होगा? VW1 परफेक्ट माय डियर। तो अभी हम बोलेंगे VW1 विल बी शून्य, VW1 विल बी शून्य, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? V1 cos अल्फा बोला तो VW1, एंड V1 sin अल्फा बोला तो VF1, बराबर ना? F1 बराबर। अच्छा, cos 90 इज शून्य, इसलिए VW1 शून्य, sin 90 इज 1, तो V1 इक्वल टू VF1 हो जाएगा। तो देखो यही आपका VF1 भी होगा, यही आपका VF1 भी होगा। हो गया इनलेट का VF1 इक्वल टू V1। छोड़ते हैं अभी। चुप। ओके, VR1 से बाहर निकला, जैसे V1 के दो कंपोनेंट वैसे V2 के दो कंपोनेंट रहेंगे। एक रहेगा वर्टिकल, उसको क्या बोलेंगे? F2 इसको बोलेंगे VF2, और ये इतू सा छोटू सा क्या रहेगा? VW2 ये रहेगा आपका VW2। V1 अगर अल्फा बनाता तो V2 क्या बनाएगा? बीटा। अच्छा, ये बीटा जो बनाएगा, वो बीटा का अगर आप ओरिएंटेशन देखो ध्यान से, तो वो ऑब्ट्यूज वाला डायग्राम जैसा मैच हो रहा है टरबाइन के, है ना? अच्छा, होता ये है कि आपका ये एंगल ऑब्ट्यूज अगर आप दोनों V2 का, तो यहां पे मार्क किया जाएगा, बराबर ना? यहां पे मार्क किया जाएगा बीटा। अच्छा, लेकिन आप लोग टरबाइन सीखने के बाद में अभी समझ गए, वो अक्यूट ऑब्ट्यूज में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, याद है क्या? अक्यूट ऑब्ट्यूज में आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्शन ऑफ VW1 VW2 पे देना चाहिए, तो प्लस माइनस अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाते। हाँ सर। तो यहां पर एंगल मार्क करने की जगह पे आपको हमेशा एंगल यहां पे मार्क करके मिलेगा, ओनली फॉर शेयर बोलो या फिर मियर बोलो, कन्वीनियंस, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए यहां पे मार्क किया जाता है, क्योंकि बाहर मार्क करना बिकम्स अजीब सा, फिर आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नहीं लगा पाते। अंदर मार्क किया तो इजीली लगा पाते, इसलिए बीटा अंदर मार्क किया जाता है। लेकिन याद रखना, ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज की तरह है, लेकिन बीटा बाहर ना मार्क करके अंदर मार्क किया जाता है, सिर्फ कन्वीनियंस की वजह से, सिर्फ कन्वीनियंस की वजह से। लेकिन जो थ्योरी लगेगी वो ऑब्ट्यूज वाले की लगेगी, लेकिन अंदर मार्क किया जाता है, याद रखना। और एक और बात, यहाँ पे फाई तो ये भी फाई रहेगा, बराबर। सभी को ट्रायंगल समझा है? हाँ सर, इधर VW1 नहीं है तो डायरेक्शन कैसे कंसीडर करेंगे दोनों का? टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ओके, यहाँ पे सभी को ये बात समझ में आई है गाइस? अरे किसके घर में रैप चालू है? ट्रायंगल में कोई डाउट है? नहीं सर, छोटू भाई का मैसेज देखो, इतना मराठी में टाइप कर रहे हो। फटाफट डायग्राम बनाते। सर ये बीटा का